औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाफज़ल रब्बी आज हम आर्टिकल 121 से 129 तक कानून शहादत आर्डर का मुताला करेंगे। हस्बे रिवायत रिवीजन थोड़ी सी हो जाए। पहले हमने शुरू में इब्तदाई जो प्रिलिमिनरी है इसका डेफिनेशन पोर्शन देखा, जिसमें डॉक्यूमेंट की तारीफ आई, फैक्ट की तारीफ आई, एविडेंस की आई। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ जिस पर कोई निशानात वगैरह लगा दिए जाएं, मैटर हो और उससे रिकॉर्डिंग की जा सके। शुरू में रिकॉर्डिंग का आप लोगों को बताया था जो लुग़वी मफ़हूम है, छापा जा सके। पता है कोई अमूमी तौर पर जनरली आप कह सकते हैं जो टेंजेबल चीज़ हो, जिसे इंसानी आँख देख सके। एविडेंस में हमने देखा था जो बयानात वगैरह गवाहान देते हैं अदालत में, अदालत अपने हुक्म से कहती है कि आप ले आएँ अगर अदालत मुनासिब समझती है। बासूरत दीगर पार्टीज़ कहते हैं कि जी हमारे गवाह आने चाहिए। किस बाबत? फैक्ट एंड इशू रेलिवेंट फैक्ट का। अदालत के सामने जो डिस्प्यूट है उसकी एडजुडिकेशन के लिए गवाहान की ज़रूरत पड़ती है, जो कि फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करने की कोशिश गवाहान करते हैं, चाहे ये मुद्दई के गवाहान हो या मुद्दा अलैहिम के गवाहान हो। फिर हमने फैक्ट की डेफिनेशन देखी। फैक्ट क्या होता है? इंसानी अक्ल, हवासे खमसा, कॉमन सेंस, जिस मकाम पर, लम्हे पर, हालत में, कैफियत में किसी चीज़ को महसूस करें, किसी इंसान की दिमागी हालत, चेहरे की हालत, सुनने की आवाज़, देखने की सलाहियत, सोचने समझने की हालत और कोई ख़ास वाक़या वक़ुआ, जब इंसान देखता है तो वो फैक्ट होता है, वाक़या बन जाता है और उसी की बाबत अदालत में मामलात आ जाते हैं। फिर हमने देखा नंबर ऑफ़ विटनेसेस, उनकी कॉम्पिटेंसी देखी, कितने गवाह होने चाहिए और कानून का तकाजा क्या है कि उनकी अहलियत क्या होनी चाहिए। बिलखसूस जो फ़िनंशियल ट्रांजैक्शन होती है, दस्तावेज़ात होते हैं, उसके लिए कुरान और हदीस की रोशनी में ये कानून बनाया गया है। बिलखसूस इसकी प्रोविजन आर्टिकल 3 एंड 17, जिसमें फ़िनंशियल ट्रांजैक्शन की सूरत में 2 गवाहान का होना लाजमी है जो मार्जिनल विटनेसेस होते हैं। फरीकैन के अलावा, मसलन मुद्दई और मुद्दा अलैहिम के अलावा जो 2 अमूमी तौर पर गवाहान होते हैं, जो तकाजा है। इसके बाद हमने गवाहान की अहलियत देखी, कैसे कि कौन बंदा गवाह बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। मियाँ बीवी के मामला देखे कि वो एक दूसरे के खिलाफ शहादत नहीं दे सकते किसी जुर्म की सूरत में। अगर उनके दरमियान बाहमी कोई इख्तलाफ हो जाता है, मारपीट करते हैं एक दूसरे की, या कोई फैमिली इशू हो जाता है, फिर कानून ने उन्हें अख्तियार दिया है कि वो अपना हक अदालत से हासिल कर सकते हैं। फिर हमने पुलिस का अक्सर देखा कि पुलिस के मामलात में जब FIR वगैरह दर्ज करती है, बिलखसूस मंशियात के केसेस में, मुखबिर को नहीं बताती। FIR में अमूमी तौर पर यह होता है कि मुखबिर ख़ास की इतला पर हम वहाँ पहुँचे तो मुलज़िम से चर्स बरामद हुई। अब कानून ने पुलिस अफसर को, मजिस्ट्रेट को, रेवेन्यू वालों को अख्तियार दिया है कि वो उस शख्स का नाम ज़हर ना करें जिससे उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन ली। फिर अफेयर्स ऑफ स्टेट के देखे, फिर वकला साहबान की ज़िम्मेदारी कि उन्हें गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिसमें उनके मुंशी साहबान वगैरह लोग भी शामिल हैं। फिर हमने देखा कि गवाह से कौन सा सवाल किया जा सकता है या नहीं। 15, अगर गवाह जवाब दे देता है तो उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती अगर उसने डिस्क्लोज किया है दौरान शहादत किसी अमर का, हकीकत का। फिर हमने 3 और 17 आपको बता चुका हूँ। फिर हमने रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स देखा। जो भी मुकदमे की बाबत शहादत आती है, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट जो कनेक्टेड होते हैं ट्रांजैक्शन से पहले और बाद के, वो हमारे आर्टिकल 19 से 69 तक हैं। फिर हमने एविडेंस की अकसाम देखी,
प्राइमरी, सेकेंडरी, ओरल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होती है, उसकी अफादियत, अहमियत, डॉक्यूमेंट्स की हमने अकसाम देखी, कन्फेशन वगैरह देखे, पब्लिक प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स देखे, प्रिजम्पशन देखे कि अदालत प्रिज्यूम क्या करेगी, अदालत की ड्यूटी क्या बनती है। फिर हमने डॉक्यूमेंट्स की अहमियत की बाबत देखा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें क्या दर्जा हासिल है, खासकर जो रिटर्न होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की शक्ल में। उसके बाद फिर हमने जुडिशल नोटिस वगैरह देखा कि जुडिशल नोटिस क्या होता है, अदालत किन मामलात में जुडिशल नोटिस ले सकती है, एक्सेप्शन है किस चीज़ की, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट की फैक्ट्स की। और हमने लॉ ऑफ एस्टेपल भी देखा कि अमर माने क्या है, अगर मुद्दई ने कोई एक दफ़ा बात कर दी है तो वो अपनी बात से वापस नहीं आ सकता। फिर उसके बाद अब आज का मौजू बिलखसूस के बारे सबूत किस पर है, ये आज का हमारा मौजू है। हमने इसके 4 आर्टिकल्स पहले पढ़ लिए हैं, 117, 18, 19 और 20, जिनका इख्तिसार के साथ मुताला ये है कि जो कोई भी अदालत से एड तलब करता है, मदद तलब करता है, कहता है कि जी मेरी हक तलफी हुई है, मेरा हक मारा गया है, बुनियादी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अदालत में अपना मौक़िफ़ साबित करे मुताबिक कानून। गवाह आते हैं, एविडेंस आती है, जब वो अपने मौक़िफ़ के मुताबिक शहादत दे देता है तो बज़ाहिर कानून ये कहता है कि जी अब दूसरे की बारी है, दूसरे का मौक़िफ़ क्या है। दूसरा फिर अपना मौक़िफ़ पेश करता है। एग्रीमेंट टू सेल की हर दफ़ा मिसाल देता हूँ, मुद्दा अलैह कहता है अगर एग्रीमेंट टू सेल चैलेंज हो जाता है, मुद्दा अलैह भी अपना मुकम्मल मौक़िफ़ पेश करता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह एग्जिबिट होते हैं, जिसकी बाबत कल सैर हासिल हमने गुफ्तगू कर ली थी। उसके बाद अदालत इन जस्टा पोजीशन पूरे केस को देखती है बहस अखीर सुनकर। हमारा बिलखसूस मेरे बहस मौजू है, वो शुरू होता है हमारा आर्टिकल 21 से कि आर्टिकल 21 का तकाजा क्या है, किन हालात में इस आर्टिकल का अतलाक होता है। आर्टिकल 22, 23, 24। अब ये जो 129 तक जो आर्टिकल्स हैं हद से ज़्यादा अहम है, जितनी भी इनकी अहमियत बयान की जाए उतनी कम है, यकीन करें। अब तकरीबन हर फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये सारे आर्टिकल जो अभी मैंने आप लोगों से गुजारिश की है, सारे आर्टिकल्स की बाबत डिस्कशन की जाती है कि क्या प्रूव हुआ है, क्या नहीं हुआ, किसकी जिम्मेदारी किस पर थी। अब देखें, वेरी सिंपल, आर्टिकल 21, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ अक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शन। अब ये एक केस लॉ है जिसकी स्लाइड आप लोगों के सामने है कि किन हालात में मुल्जिम स्पेशल एक्सेप्शंस का क्लेम कर सकता है। मिसाल दे रहा हूँ, केस लॉज भी इंशाल्लाह ताला इस बाबत आएंगे। आप लोगों ने जनरल एक्सेप्शंस पढ़ा, जिसमें कोई अगर इंसान अपनी जायदाद या दूसरे की जायदाद, अपनी जान या दूसरे की जान का तहफ़्फ़ुज़ करता है, सेल्फ डिफेंस का वो इस्तेमाल करता है। अगर सेल्फ डिफेंस में दूसरे की जान चली जाती है, मार डालता है किसी दूसरे फर्द को, अगर उसने कानूनी तकाजे सारे पूरे कर लिए हैं तो कानून में इसका कोई जुर्म नहीं है। आर्टिकल 121 इस पर बहस करता है, क्या लिखा है? When a person is accused of an offence, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the Pakistan Penal Code or within any special exception or proviso contained in any other part of the same code or in any law defining the offence
is upon him and the court shall presume the absence of such circumstances. इसका मफहूम ये है कि अगर मुल्जिम प्ली ले लेता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस के तहत बंदे को कत्ल किया है, अदालत प्रिज्यूम करेगी कि सेल्फ डिफेंस का इसके पास अभी कोई जवाज नहीं है, तो ये बामुताबिक कानून साबित करेगा। पहली मिसाल। अब दूसरी देखें, कौन सा हमारा केसला है। अब ये आर्टिकल 21 और 29 डी को डिफाइन किया गया है। अब ये हमारा साइटेशन मैं आपको बताता हूँ, कस्टम का था। अब जो कस्टम एक्ट है ना, वेरी सिंपल मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान से बाहर जितनी भी चीजें आती हैं, बिलखसूस मूवेबल प्रॉपर्टी, केमिकल्स आते हैं, खाने पीने की अशिया आती हैं, घरेलू इस्तेमाल की अशिया आती हैं, कारें आती हैं, ट्रैक्टर आते हैं, इस तरह के काफी चीजें बाहर से आती हैं। अब एक कानून का तकाजा है कि जी आपने कस्टम ड्यूटी अदा करनी है, उसके बगैर पाकिस्तान से बाहर कोई चीज नहीं आ सकती पाकिस्तान के अंदर। अब क्या है ये, गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अ बैंड कंट्री। बैंड कंट्री क्या है? आप देखें ना, पाकिस्तान ने अपने तिजारती मामलात कुछ ममालिक के साथ एमओयू तय किए होते हैं, और ये हुकूमत ने तय किया होता है, ये स्टेट पॉलिसी होती है कि किस मुल्क से हमने कौन सा सामान लेना है नहीं लेना। मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज की या कोई और आप मुल्क ले लें, बेल्जियम की कार है या बेल्जियम का यहाँ सामान आ गया है, पाकिस्तान की जो ट्रेड लिस्ट है जो हुकूमत ने तैयार की हुई है, उसमें बेल्जियम का नाम नहीं है, और वो चीज पाकिस्तान में किसी से बरामद हो जाती है। अब उस बंदे ने सारी चीजें अच्छे तरीके से साबित करनी है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा इन हालात में? प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 26, 20, 79 एंड 155M ऑफ द कस्टम एक्ट, वही impart the custom authorities to demand information, documents and record to satisfy themselves about inter alia the validity of the import of the goods। दस्तावेजात मांगनी है ना कि भाई आपने, मसलन ताजर को वो पकड़ लेते हैं, 2 ट्रकों में सामान जा रहा है लाहौर में, कस्टम का छापा पड़ जाता है, कस्टम डिपार्टमेंट का रोक लेते हैं, वही यही सवाल करते हैं, कागज दिखाएं भाई बाहर से ये सामान आ रहा है, तो किस कानून के तहत आप लें, इसकी कस्टम ड्यूटी कहाँ पे है, कैसे अदा किया है। जब ये अदालत में मामलात आते हैं तो ये जिम्मेदारी उन्हीं पर बनती है जिनके कब्जे से ये अशिया बरामद हुई हैं। अब इसको आर्टिकल 122 भी डील कर रहे हैं। क्या कहता है? द प्राइमरी ओनर्स ऑफ प्रूफ रेस्टेड अपॉन द इंपोर्टर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द ओरिजिन ऑफ द गुड्स, वेयर आफ्टर द सेकेंडरी बर्डन ऑफ दिस प्रूफ रेस्टेड अपॉन द कस्टम्स अथॉरिटीज। हमने जनरली पढ़ा कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होगा, लेकिन जर्नल की ऐसे समझें, वेरी सिंपल एक्सेप्शन आ रही है। किन हालात में बर्डन ऑफ प्रूफ मुकम्मल उन पर होता है। जैसे मिसाल दे रहा हूं, नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इसके आप केस लाज पढ़ेंगे, क्या होगा कि भाई ये जो असासा जात, इतना आपने अरबों खरबों रुपए के असासे बनाए हैं, कहां से बनाए हैं। अब ये जो लफ्ज है ना, कहां से बने हैं, इसका साबित करना मुल्जिम का काम है। ये है जी हमारा आर्टिकल 121। अब 122 आर्टिकल क्या है? 122 के बाद है इसकी कनेक्टेड सीरीज है, क्या है? बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। क्या है इसमें? मिसाल दी है किताब में, एक बंदा ट्रेन पर सफर कर रहा है, उसे चेकर ने टिकट मांगी है। अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि टिकट दिखाए, या अगर टिकट नहीं है तो किन हालात में उसके पास नहीं है। इसकी बाबत केस हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो मेन हमारा आ रहा है, अच्छा आर्टिकल 121 ना, एक और मिसाल भी समझ लें। पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट, पेज है 592। अब ना केस लॉ को बहुत गौर से सुनिएगा, स्लाइड्स बहुत सिंपल हैं, आप लोगों को नजर भी आ रही हैं।
केस लॉ को पढ़िएगा, स्लाइड्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद सवालात कीजिएगा, क्योंकि बार बार गुजारिश कर रहा हूं पहले अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि जो जनरली आप लोग जो चीज पढ़ रहे हैं ये बात उससे जरा आपको मुख्तलिफ नजर आएगी। क्या आर्टिकल 21 है कानून शहादत का, रीअप्रेजल ऑफ एविडेंस, हस्बैंड अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ इन द मैट्रिमोनियल हाउस। अब घर वाले पर इल्जाम है कि उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है अपने ही घर में। अब आगे सुने, फेलियर ऑन पार्ट ऑफ हस्बैंड टू सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन cause of death, adverse presumption, scope, silence or implausible explanation। implausible क्या होती है? जो reasonable ना हो। वजाहत, by the accused husband could not be equated with failure within the contemplation of article 121। इस पॉइंट पर, नुक्ते पर आप लोगों को लेके आना था। मिसाल देता हूं जी, मियां बीवी घर में रह रहे हैं और केस भी इसी तरह का ही था। अब बीवी कत्ल हो गई, हस्बैंड के खिलाफ पर्चा हो गया, बीवी के वर्षा ने करा दिया। अब नीचे कानून का ये आसरा सहारा लिया गया कि ये मियां बीवी इस घर में रहते हैं, तो इसके अलावा किसको इल्म होगा? 121 का आसरा लिया प्रोसिक्यूशन ने। तो फिर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हेल्ड किया कि ठीक है 121 है, लेकिन जो बुनियादी जिम्मेदारी है हर चीज की, ओनस की, वो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। लेकिन इसके साथ साथ रीजनेबल डाउट आ जाते हैं। जब आप इस केस को मजीद आगे देखेंगे, मजीद कहानी खुलेगी कि फैक्ट्स वगैरह क्या हैं, शहादतें क्या आई हैं, वही जो आप लोगों को शुरू से बता रहा हूं। जो रीजनेबल डाउट आ जाता है अकल सलीम में, इन हालात व वाकयात में मुल्जिम जो कुछ कहता रहे, लेकिन प्रोसिक्यूशन की इब्तदाई जिम्मेदारी है कि वो अपना फर्ज पूरा करे टू प्रूव द केस बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। अब मुल्जिम ने तो नहीं इस तरह की प्ली ली ना, मसलन उसका यह केस नहीं है कि मैं यहां नहीं था, वो खामोश है ऐसे समझें। प्रोसिक्यूशन ये नहीं कह सकती कि आर्टिकल 121 के तहत सिर्फ यही बताए, ये इसकी रेशो है 121 की। अब नेक्स्ट चलें जी, हद से ज्यादा अहम, बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिएगा। बहुत सारे तालिब इल्मों को देखा कंफ्यूज्ड, किस सूरत हाल में कंफ्यूज देखा? आर्टिकल्स 123 और 124 में फर्क करना, इनका सही अतलाक करना समझ नहीं आती। अब ब्रीफ फैक्ट सुन लें केस के। 2004 है CLD 399 लाहौर, साहिबजादा अनवर हामिद, सॉरी ये ना आर्टिकल 125 की बाबत, लेकिन मैं आप लोगों को 123 और 124 की तरफ पहले लेके आना चाहता हूं, उसका पहले सुन लें। आर्टिकल 123 और 124 इसकी बाबत बुनियादी बात आप इनमें फर्क पहले सुन लें कि जो 124 है वो पहले लागू होगा। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि 124 को आप लोगों ने पहले पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों ने 124 को पहले पढ़ना है और 123 को बाद में पढ़ना है। अब उसकी बाबत आप लोगों को जरा फर्क नजर आएगा। इनमें फर्क क्या है? कुछ मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है फर्क कि इनमें क्या क्या फर्क आ सकता है। अब ये फर्क पहले गौर से सुन लें, मिसालों से साबित कर रहा हूं। आर्टिकल है हमारा, पहले आप लोग निकाल लें आर्टिकल 123। क्या कहता है हमारा आर्टिकल 123? आर्टिकल
है burden of proving death of person known to have been alive within 30 years। अब 12 सबूत किस पर है? उस शख्स की बाबत। शख्स कौन है? 30 साल से उसके बारे में इल्म ना है। अब 30 साल से उसके बारे में इल्म क्या नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया है। इसके अलावा आप लोगों ने कोई बात नहीं सोचनी, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। 30 साल के अरसे के अंदर एक इंसान की बाबत इल्म नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया है। इसकी बाबत कानून क्या कहता है हमें? अब आर्टिकल को जरा पढ़ें। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 124, वही गुजारिश की है ना, एक पढ़ने लिखने के मकसद की खातिर 124 को अलहदा करें 123 के तहत। या मिसाल दे रहा हूं, आप ऐसे समझे 124 है ही नहीं, सिर्फ 123 की बात हो रही है। When the question is whether a man is alive or dead and it is shown that he was alive within 30 years। जब सवाल ये है कि मैटर अदालत ने जो एडजुडिकेशन करनी है कि एक शख्स 30 साल के अंदर जिंदा है या मर चुका है। अब सुने, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज डेड इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट। 12 सबूत मौत का, उस शख्स की मौत का कि वो मर गया है। उसका ये केस नहीं है कि वो जिंदा है, उसका ये केस है कि वो मर गया है। आप देखें ना, अदालत के सामने एडजुडिकेशन है, जिंदा है या मर चुका है। लेकिन एक फ्रीक, एक पार्टी कहती है कि वो मर चुका है, तो वो पार्टी इसको साबित करेगी। मिसाल नहीं दी गई किताब में, लेकिन अपने तौर पर एक फर्जी मिसाल बनाई है ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकें। अब हैं दो भाई सगे, अल्लू और बल्लू। उनके वाले साहब हैं चमकू। अब 1992 में ये फैमिली है हाफजाबाद की रिहायशी। अब ये दो सगे भाई चले जाते हैं इटली में 1992 में। कुल्लुहुम इस कुराए अर्ज पर खूनी रिश्ते के सिर्फ ये 3 लोग हैं, कोई बहन भाई कोई दीगर रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ यही 3 लोग हैं। अब ये दो भाई चले गए इटली। वाले साहब को यही कहा कि अब्बा हजूर हम बाहर जा रहे हैं बासिलसिला रोजगार, पता नहीं कब आएंगे। तो जाते हुए तस्वीर वगैरह भी बनवा ली किसी फोटोग्राफर से कि जी चलो जिंदगी में यादगार लम्हात याद रहेंगे। अब वो लोग चले गए इटली। अब वो लोग आ जाते हैं 2020 में पाकिस्तान। मीनवाइल फैमिली का कोई राब्ता नहीं होता। अब अपने मोहल्ले में आए, घर है तो घर को ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है, वो सीधा मकान है। हमसायों से पूछते हैं कि जी ये तो हमारा घर था। तो अब्बा हजूर, हमसाए कहते हैं जी उनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा जी, तो कैसे इंतकाल हुआ, कहाँ जनाजा हुआ, किसने पढ़ाया, अब कब्र मुबारक कहाँ पे है? अब वो उन्हें कब्रस्तान ले जाते हैं कि ये आपके अब्बा हजूर की कब्र है। रसूमात पूरी करते हैं जो अमूमी तौर पर मजहब के मुताबिक होती हैं। अब लीगल इशू ये आ जाता है कि जी ये मकान तो हमने अपने नाम कराना है। पटवारी साहब के पास जाते हैं, कहते हैं जी अब्बा हजूर की डेथ हो गई है, हम इनके औलाद हैं तो ये मकान हमारे नाम करें। पटवारी साहब कहते हैं जी कोई सबूत नहीं है, आप अदालत में जाएं कि आपका ये वालिद है, इतने कब इसकी डेथ हुई है, कोई पता नहीं है। अब वो लोग आ जाते हैं अदालत में, दावा दायर कर देते हैं, अल्लू बल्लू बनाम अवाम नास, सारे फैक्ट्स लिख देते हैं। अब अल्लू कहता है, सारे फैक्ट्स बयान करता है अदालत को कि जी अब्बा हजूर का 30 साल के अंदर इंतकाल हो चुका है। हम इटली गए थे, अब वापस आए हैं, जब गए थे ये तस्वीर हैं, गवाहन पेश किए। इस वक्त
तस्वीर पर तारीख भी अमूमी तौर पर होती है, पासपोर्ट वगैरह भी दिखाए। अब जी हमारी एंट्री अब हो रही है पाकिस्तान में इस 28 साल के अरसे में। अब इनका मौक़िफ़ है कि अब हजूर का इंतकाल हो चुका है, डेथ, कब्र भी है कब्रिस्तान में। ये है असूल लागू, दावे को बज़ाहिर कानून डिग्री होना चाहिए इन हालात में। ये है 123 की मिसाल, इसको मिक्स ना कीजिएगा। अब आ जाएं 124 की तरफ। 124 में क्या क्या, अच्छा ये ना स्लाइड्स में आप लोगों को अभी मैं निशानदेही करता हूं। अब खूबसूरत केस ये हुआ लाहौर शहर का है कि एक फैमिली थी जिसमें 2-3 लोग किसी जमीन के मालिक थे, शहरी जायदाद के। तो उनमें से एक बंदा लापता हो गया। अब उस लापते की बाबत पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया है। 124 आर्टिकल का अब हम मुताला कर रहे हैं। अब इनका ना पार्टी का पहले कोई लिटिगेशन हुई थी जिसमें दावे डिग्री वगैरह हुए थे। अब वो फिर अदालत आ गए, दावा दायर कर दिया कि जी एक हमारा ब्लड रिलेशन में है, यकीनन उनके वाले साहब वालदा साहबा करीबी होंगे, जो लापता हैं पिछले 7-8 साल से, कि जी ये जायदाद है और मुद्दा अलहम के अरे में एलडीए को रख दिया, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। मौक़िफ़ उनका ये था कि जी 7-8 साल से इस हमारे रिश्तेदार का कोई पता नहीं है। फितरी तौर पर क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जिम्मा उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखभाल करें। तो अब उनका कोई पता नहीं है जिंदा हैं या मर गए हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है, बज़ाहिर लगता है कि वो फौत हो चुके हैं। तो ये हमारा दावा डिग्री कर दिया जाए। एलडीए ने कंटेस्ट किया, ट्रायल कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया। अब प्लीडिंग में उन्होंने स्पेसिफिकली 124 की प्ली ली थी, लेकिन ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट और ऑनरेबल एपीलेट कोर्ट ने उनके केस को ये लेके आ गए 123 में आर्टिकल में। ट्रायल कोर्ट से खारिज, एपीलेट कोर्ट से, वर्दी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अदालत से भी दावा खारिज, अपील खारिज। अब ये सिविल रिवीजन आ गई। सिविल रिवीजन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हेल्ड किया, ये इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को केसला भेज दूंगा, लाजमी पढ़िएगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि जी इनका केस बनता है 124 में, क्योंकि कहते हैं कि लापता है और ये उसके वारिस हैं, इनको पता नहीं है, फितरी तौर पर इनकी जिम्मेदारी बनती है। तो इनका केस 123 में नहीं आता, कोई पता नहीं है कहाँ है, और ऐसा बज़ाहिर मालूम होता है कि वो मर गया है। तो उसकी जो जायदाद है, उसकी डेक्लेरेटरी दावा है, वो डिग्री किया जाए। तो इन हालात में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दावा डिग्री कर दिया। अब इसका आप लोग जरा फर्क समझ लें कि इसका फर्क क्या बनता है। अब देखें ना 123 में क्या है, 123 में 30 साल का अरसा है, 30 ईयर्स। प्ली है जिंदा या मुर्दा। अब वो कहते हैं जी मरा पड़ा है, कब्रिस्तान में उसकी कब्र है, ठीक है। अब बारे सबूत किस पर है, जो कहता है कि मर चुका है, वो अल्लू है बड़ा बेटा, कहते हैं जी बाजूर फौत हो चुके हैं, उनकी वो कब्र है, कब्र मुबारक है वहां, ठीक है जी। अब इसने जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब 124 को देखें, 7 साल का अरसा है। अब वो कहते हैं जी लापता है, उसका कोई पता नहीं है कहां पे है इस वक्त, हमें हमारे कोई नोटिस में नहीं है, जिंदा है या मुर्दा है, लेकिन लापता है। बारे सबूत किस पर है, जो कहता है जिंदा है। अब देखते ना मुद्दई पार्टी कहती है जी कोई पता नहीं है, बज़ाहिर लगता है वो मर चुका है। 124 आर्टिकल का सहारा ले लिया। अब मिसाल देता हूं, आर्टिकल ये एलडीए का है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि जी वो जिंदा है, बारे सबूत उन्हीं पर चला जाएगा। जैसा फरमाएंगे हाँ जी जिंदा है तो ले आए उनको, कहाँ है, आपकी कस्टडी में है।
और बाज़ औक़ात ये देखा गया हमारे यहाँ कत्ल गारत अगवा हो जाते हैं, इस तरह के केसेस वगैरह आ जाते हैं जायदादों के मामलात में। लेकिन ये बहुत सिंपल केस है। अब मेरे ख्याल में आप लोग माशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको समझ चुके होंगे कि ये क्या है। इसकी साइटेशन नोट कर लें, उमर महमूद वर्सेस पब्लिक एट लार्ज, पीएलडी 2018 लाहौर, पेज है 127। जस्टिस अख्तर महमूद साहब की है, मिस्टर जस्टिस ऑनरेबल हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं। अब 123 और 124 को अच्छे तरीके से जी आप लोगों के सामने डिफाइन कर दिया है। अब आप लोग आ जाएं जी आर्टिकल 125 पर। 125 क्या है, ये किन हालात वाकयात की बात करता है? वेरी सिंपल, क्या burden of proof as to relationship in the cases of partners। अब बाज़ को आता ना हमारे सामने रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स के मामलात आ जाते हैं, या रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स के अलावा कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर 37 के भी हमारे पास आ जाते हैं। दावाजा जिसकी ट्रायल कोर्ट है ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब की। अब उसमें कोई पार्टी प्ली ले लेती है कि जी हम पार्टनर थे। अब जो प्ली ले लेती है, अब देखें ना इसका 125 को हम पढ़ रहे हैं अब इस वक्त प्ली की सूरत में। अब देखें स्लाइड जो इस वक्त मेरे सामने है ना, ये डैमेजेस का केस चल रहा है स्लाइड में, लेकिन अब इसमें प्रोविजन देखें कि पहले मैं डायरेक्टली ये बात कर रहा हूं, चलो उस बात को मुकम्मल कर लूं। क्या रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का आ जाता है, पार्टनरशिप का तस्करा आ जाता है कि जी पार्टनर थे, कारोबार मुश्तरका था। अब बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर persons are partners, landlord and tenant are principal and agent। वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी डेफिनेशंस हैं, देख लें इनको। and it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand to each other in those relationships respectively is on the person with who affirms it। अब देखो ना रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का है मामला, ये कहता है जी हमारा था लेकिन पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, अब मैंने इसे पैसे लेने हैं। अब जो कहता है ना पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, उसके जिम्मे 125 के ताबे बारे सबूत है। अब इसका मेरे बहन भाइयों कानून शहादत का अतलाक बहुत सारे लाज में होता है, हर सिविल सूट में होता है, हर फौजदारी केस में होता है, हमारे जितने भी स्पेशल लोकल लॉज हैं सब पर ये हावी है, क्योंकि साबित है ना, जहां अदालत आ गई वहां हकूक हो गए। अगर हक आप साबित करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा अदालत से, ये बुनियादी चीज देख लें। अब देखना टाट का ये है जो स्लाइड आपके सामने है, इसका ना स्लाइड में शायद मेरे ख्याल में जो बज़ाहिर मुझे लग रहा है, कंप्यूटर गलती भी हो सकती है, पीएलडी वालों ने ना 25 का जो है, अब ये स्लाइड में आप लोग देखेंगे गौर से आर्टिकल 125 आ रहा है, लेकिन ये 25 नहीं है। ये जजमेंट मैंने इस वजह से स्लाइड पर चढ़ाई है, अपलोड की है कि जो टार्स जो पता है क्या, अब जो मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट का स्टाइल देखा है ना पेपर्स का, इसमें सिविल के काफी मामलात आ रहे हैं दौरे जदीद के, हालांकि ये 25 में है डैमेजेस का। अब इसमें 125 मुझे सुबह नजर आया, अब 125 का डैमेजेस के साथ बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पता होने के ये स्लाइड चढ़ा दी है कि आप लोगों को आर्टिकल 25 की बेहतरीन समझ आ जाए। बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की गई है आर्टिकल 25 पर। ये टाट डैमेजेस जितने भी ये टर्मिनोलॉजी है कोई सारी इसमें इस्तेमाल हुई है, कस्टम्स का आप लोगों को पढ़ा दिया। अब आप देखें वो 121 का भी देख लिया, स्लाइड्स के हिसाब से अब मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं। अब यही देखें 125 जो पढ़ाया आप लोगों को, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट केस है 2004 सीएलडी सिविल लॉ डाइजेस्ट।
अब ये ना पीएलडी वालों के टोटल 8 जर्नल्स हैं, 8 रिसाले हैं। देयर आर टोटल 8 बुक्स जो मेरे महदूद इल्म में है, शायद उन्होंने और कोई नए रिसाले निकाली हों, लेकिन 8 हैं मेरे महदूद इल्म के मुताबिक। अब सिविल लॉ डाइजेस्ट के नाम से भी एक है इनका रिसाला। 2004 सीएलडी पेज है 399। लाहौर, साहिबजादा अनवर अहमद वर्सेस मैसर्स टॉप वर्थ इन्वेस्टमेंट्स। अब कानून शहादत का क्या है, ये आर्टिकल 125 का, इसमें क्या आया था मामला, रिलेशनशिप्स ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, सीजिंग ऑफ। आप पता है क्या, जितनी भी आप ये नाम से देखें ना, मैसर्स ये कॉर्पोरेट के आ रहे हैं केसेस। कॉर्पोरेट क्या होती है, जो अमूमी तौर पर कंपनी की प्रैक्टिस होती है, जो कंपनीज कानून के तहत बन जाती हैं, जो वकला साहबान हमारी वो प्रैक्टिस करते हैं, कॉर्पोरेशन से निकला है। अब ये कॉर्पोरेशन कंपनी है ना, टॉप वर्थ इन्वेस्टमेंट्स, इनका कोई मामला आ गया, प्रिंसिपल एजेंट आप लोगों को पता है क्या होता है, बेलर, बेली, प्रिंसिपल एजेंट, फिर सब एजेंट वगैरह आ जाता है। कंट्रैक्ट एक्ट में सारा कुछ आप पढ़ेंगे। सीजिंग ऑफ रिलेशन, क्या, व्हेन सर्टेन पर्संस आर प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड दे हैव बीन एक्टिंग एज सच। अब वो प्रिंसिपल और एजेंट के तहत काम करते रहे, मुख्तलिफ उनकी ये कारोबार होता रहे चीजों का। मिसाल दे रहा हूँ, फ्रिज का है, बहुत बड़े लेवल पे, एयर कंडीशन का है, कोई कारोबार है, एक दूसरे से लेते हैं, आगे बेचते हैं, प्रिंसिपल भी आ गया, एजेंट भी आ गया। अब वो कहते हैं कि हमारा ये रिलेशन सीज हो चुका है, खत्म हो चुका है। जो ये कहता है खत्म हो चुका है, उसने साबित करना है। अब 126 को देखें। अब इसके साथ ना 117 का भी हवाला ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट ने दिया है। पिशावर का केस है, पीएलडी 2009 पिशावर, पेज है 202। अब 126 को देखें ना आप, 126 किस चीज की बात करता है, burden of proving proof as to ownership when the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in his possession. The burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. अब ये क्या है, वेरी सिंपल केस है ये, जो आमतौर पर आप लोगों से पहले काफी दफा मैं बहस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जो डेक्लेरेटरी इस्तकरार हक दावा अंडर सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत होता है, म्यूटेशन इंतकालात चैलेंज हो जाते हैं। अब एक मौक़िफ़ कहता है जी मैंने इंतकालात कराए नहीं है, जैली फर्जी अंगूठे हैं, इंतकालात कैंसिल किए जाएं। मुद्दा अलहम कहता है कि जी मैंने इसे जमीन खरीदी है, ये पर्थ सरकार है, ये पर्थ पटवार है, खसरा गिरदावरी देखें, कब्जा मेरा आ रहा है, या रजिस्ट्री मैंने अपने नाम कराई हुई है जमीन की। अब इसी चीज को ना बहुत खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ था मुदई पर कि वो साबित करे ना फ्रॉड हुआ है। अब मुद्दा अलय ने खसरा गिरदावरी दिखा दिया है, उसके कब्जे में है जमीन, तो ये साबित करे ना मुदई कि अगर फ्रॉड हुआ है कैसे हुआ है, तो उसका कब्जा कैसे आ रहा है पिछले 5-10 सालों से। मिसाल दे रहा हूं, इन हालात में बर्डन ऑफ प्रूफ डिड लाई ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पर्सन हु डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट। 117 वाली मिसाल। अब इसने मुदई ने साबित नहीं किया इस केस में, और इसने ये साबित करना था। अब ये देखें, प्लेंटिफ्स वर बाउंड टू प्रूव एज टू हाउ डिफेंडेंट्स वर इन पीसफुल पोजेशन ऑन द सूट लैंड व्हिच दे हैड फेल्ड टू डिस्चार्ज। अब देखें ना, खसरा गिरदावरी में कब्जा आ रहा है पिछले 5-10 साल से, कैसे आ रहा है, साबित करें ना आप। मुदई ने साबित नहीं किया, तो 126 बनती है इन हालात में। अब इसके बाबत ये उसी में कंटिन्यू आ रहा है, ये उसी के इस्लाह में। अब जो स्लाइड आप लोगों के सामने है, अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन इन कॉलम ऑफ टेनेंसी। अब इसमें ना थोड़ा सा लेक्यूना आ गया था कि जो टेनेंसी का कॉलम है ना, जमाबंदी में आप लोगों को मैंने दिखाया था रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, जब लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ा था। ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड किया कि जी इसकी कोई नहीं है, अगर उसमें गलती से लिख दिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज इसने अपना कब्जा साबित कर दिया है। ये इसमें बात डिस्कस की गई है। अब नेक्स्ट देखें 127 एंड 129। 126 को भी हम देखेंगे वो क्या है, किस चीज को डील करता है। अब पहले देख लें आप लोग 127 को। जो मैं बोलता जाता हूँ ना, कोशिश किया करें कि साथ किताब रख लें, नोट्स बना लें, उसी के मुताबिक फिर चला करें। अब ये सॉरी बर्डन ऑफ प्रूफ ऑनरशिप वाला हो गया है 126। अब 27 को देख रहे हैं, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी is in relation of active confidence।
एक्टिव कॉन्फिडेंस क्या है? गुड फेथ, बोनाफाइडी के बड़ा खूबसूरत इसका अंग्रेजी का एक लफ्ज है। बड़ा जो पाकीज़ा रिश्ता होता है, आमतौर पर प्रोहिबिटेड डिग्री में होता है, ये जो किसी घर से मफाद से पाक रिश्ता होता है, उसकी ये बात हो रही है एक्टिव कॉन्फिडेंस की। अब क्या था मामला? रजिस्ट्री है जी। अब इसमें हेयर्स एविडेंस को डिस्कस किया गया है। सेक्शन 42 के तहत दावा दायर हुआ। ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आर्टिकल 127 और 129 जी को डिस्कस किया है। फ्रॉड, लिमिटेशन, सेल डीड, प्रूफ ऑफ हेयर्स एविडेंस, ट्रांजैक्शन विद पर्दा नशीन लेडी। अब ये देखा ना, खातून है, उसने दावा दायर किया है। अब वो पर्दा नशीन लेडी भी है, अमूमी तौर पर ये अनपढ़ भी होती हैं। कंटेंशन ऑफ प्लेंटिफ वाज दैट इम्प्यून सेल डीड वाज फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट। मुद्दइया कह रही है कि ये सेल डीड, ये है क्या कहते हैं, फ्रॉड पर मबनी है। एंड ऑनर लेडी हैड नॉट सोल्ड द सूट प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। अब खातून कहती है कि मैंने मुद्दा अलय को ये जमीन नहीं बेची। आर्टिकल 127 अब क्या आ रहा है? डिफेंडेंट वाज बाउंड टू प्रूव द एग्जीक्यूशन एंड जेन्युइननेस ऑफ इम्प्यून सेल डीड, डिफेंडेंट डिड नॉट। अब देखें ना रीजंस क्या हैं। अब देखें ना, दोनों पैरेलल में आप लोगों को मुख्तलिफ मिसालें दे रहा हूं, इंटरमिक्स ना कीजिएगा प्लीज। अब ये रीजन सुन ले, इस वजह से कि आप लोगों का जरा दिमाग मजीद खुले अल्लाह की खास रहमा से। अब देखें रीजंस क्या आ रही है ऑनरेबल कोर्ट की। डिफेंडेंट डिड नॉट अपीयर इन द विटनेस बॉक्स एंड ओनली हिज अटॉर्नी गॉट रिकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट। उसका अटॉर्नी तो था, उसने अपना बयान कलमबंद कराया। जनरल या स्पेशल अटॉर्नी आप कह सकते हैं। एविडेंस ऑफ डिफेंडेंट वाज हेयरसे एज हिज अटॉर्नी वाज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। अब सेल डीड हो गई, अटॉर्नी उस वक्त मौजूद नहीं था। अटॉर्नी तो बाद में मुकर्रर किया होगा मुद्दाले ने। हेयरसे एविडेंस वाज नॉट एडमिसेबल अंडर द लॉ। अब देखें ना, हेयर से कहाँ आ रही है? बेहतरीन गवाह तो वो है जिसने सुना है, देखा है, समझा है। डिफेंडेंट हैड नॉट एग्जामिन्ड एनी अटेस्टिंग विटनेसेस ऑफ सेल डीड। मेरे बहन भाइयों, ये रीजन हैं, प्लीज इंटरमिक्स ना कीजिएगा। कानून की बारीकी है, ऐसा ऐसा खूबसूरती से बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग इंशाल्लाह ताला इसको समझ जाएंगे। अब देखें ना, रीजंस हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रीजंस दिए हैं। तो कोई मार्जिनल विटनेस पेश नहीं किया ऑफ सेल डीड व्हिच वाज रिक्वायर्ड इन द आई ऑफ लॉ। क्या है 17 और 79 की रिक्वायरमेंट? मार्जिनल विटनेस पेश करता नहीं किया। इवन सब रजिस्ट्रार और एनी अदर कंसर्न्ड ऑफिशियल, किसी भी सरकारी एहलकार को पेश नहीं किया। बेनिफिशियरी था ना मुद्दालय, इसका काम था साबित करना। Not been produced to prove the execution of impugned sale deed. Defendant had failed to prove the execution of impugned sale deed in circumstances. Plaintiff was illiterate lady, देखा ना, अनपढ़ खातून थी, who had denied the execution of sale deed. Protection had been provided to the illiterate and pardanashin ladies. Period of limitation to challenge a fraud, fraudulent transaction would run कब? नाले से, या जब उसके इल्म में आ जाएगा कब फ्रॉड हुआ है। ये थे हालात वाकया। देखें ना, बजाय देखें जो आप लोगों को मैं तरीकाकार बताता आ रहा हूँ। दावा कब साबित होगा? जब आप बेहतरीन गवाह पेश करेंगे। अब मुद्दा ने मार्जिनल विटनेस पेश नहीं किया, रजिस्ट्रार को पेश नहीं किया, अब क्या उसका बनना है? नतीजा आप लोगों के सामने है, जो इस केस ला की शक्ल में है। अब नेक्स्ट देखें जी, 2017 CLC 234। अब देखें इंतहाई अहम आर्टिकल 128 कानून शहादत आर्डर का। बहुत ज्यादा आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारा कानून है ना लागू, इस्लामी कानून के ताबे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जो कुरान, शरीयत, अहादीस हैं, उनके मुताबिक चलते हैं। अक्सर डीएनए का चक्कर आ जाता है ना, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला सर जवाद ख्वाजा साहब के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे रह चुके हैं, उनकी एक बेहतरीन जजमेंट है डीएनए पर, वो इंशाल्लाह ताला बाद में कभी आप लोगों को भेजूंगा। अब देखें ना, ये है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर का फैसला 2017 CLC 234। ये ना परसुएसिव होते हैं फैसले, जो हमारे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के नहीं है, दीगर परसुएसिव होते हैं। लॉ की गाइडेंस होती है, हम उसको एज ए सोर्स ऑफ लॉ परसुएसिव, जो हमारे जज साहबान हैं वो उसको डिस्कस भी करते हैं, पुट भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं कि जी इस केस लॉ पर रिलायंस किया गया है, क्योंकि परसुएसिव होते हैं, जो जज साहब की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये है।
तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का लफ्ज़ आ गया, मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। अब ये देखें कि एक खातून ने अमूमी तौर पर जो होता है दावा दायर कर दिया, अब लेजिमेसी ऑफ अ चाइल्ड आ गई, क्या कि हस्बैंड साहब ने मौके अख्तियार किया कि ये मेरा बच्चा ही नहीं है। अदालत ने क्या किया, कंटेंशन ऑफ फादर वाज दैट माइनर डॉटर वाज नॉट लेजिमेट चाइल्ड एंड शी वाज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अलाउंस। अब क्या था, सूट वाज डिक्रीड कनकरेंटली। कनकरेंटली ये होता है कि नीचे दोनों अदालतों से, मसलन के ट्रायल कोर्ट ने भी डिग्री कर दिया और हाई कोर्ट ने भी डिग्री कर दिया दावे को। अब ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक अपना तरीकाकार है, उनकी जो कोर्ट हायरार्की है उसी हिसाब से बात हो रही है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। वैलिडिटी, legal presumption was in favor of legitimacy of a child unless it was proved otherwise. अब क्या है, provided the child was born during the continuance of a valid marriage notwithstanding that child was born within 180 days। है ना 128 को आप देखेंगे, शादी के जी 6 माह के अंदर बच्चा पैदा हो जाए, मतलब 6 माह से जब शादी हुई उसके 6 माह बाद बच्चा पैदा हो जाए तो वो उसका बाप का समझा जाएगा। या फिर जब तलाक हो जाती है फिर 2 साल है, ये भी साइंटिफिकली प्रूव है। रिया भी इसको तस्लीम करती है, अल्लाह का कानून है। वैसे तो उस मेरे करीम जात की रहमत करम उसका अख्तियार देखें, वो तो बगैर बाप के भी औलाद पैदा कर सकता है, ये मेरे रब का अख्तियार है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अब नेक्स्ट सुने जी, अदरवाइज चाइल्ड वाज, हाँ अच्छा, इसके बाद ना एक मेन प्रिंसिपल इस पे डिस्कस हो रहा है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये है कि कंटिन्यूस अ वैलिड मैरिज नॉट विद स्टैंडिंग दैट चाइल्ड वाज बोर्न विद इन 180 डेज, पढ़ लिया हमने, आफ्टर फर्स्ट कोइटस बिटवीन द कपल, जब औरत वगैरह को हमल हो जाता है उसके बाद की बात हो रही है। Such presumption could be inferred from the surrounding circumstances. Mere denial could not take away the status of legitimacy। अब ये नहीं कि अब बदनियती होती है ना दिमाग में, जो हमारा कल्चर है अमूमी तौर पर बरसगीर का या पाकिस्तान का, जलील करना होता है अमूमी तौर पर, इनकार कर दो या अदालत के धक्के खिलवाने होते हैं, अक्सर ये इंटेंशन होती है पार्टी की। चाइल्ड फॉलोज द बेड, पुराना जो इस्लाम में कल्चर आ रहा है, डीएनए की इजाजत नहीं दी जाती, जो खातून कह दे, जो पैरामीटर्स के मुताबिक है वही फैसला आ जाता है। एविडेंस ऑफ अ वोमैन could be sufficient to prove क्या the parentage of a child defendant had failed to pay maintenance allowance। अब इसका मकसद यही था जो आप लोगों को बता दिया है सारा, ये है जी हमारा 128। अब उसके बाद आप देखें, अब 128 क्या आ रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, सूट फॉर डिक्लेरेशन लेजिमेसी ऑफ अ चाइल्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसीजर, हस्बैंड हैड डिवोर्स्ड द वाइफ इन द ईयर 1992। अब 1992 में घर वाले ने, औरत के घर वाले ने तलाक दे दी थी, वाइल चाइल्ड वाज बोर्न। अब 1992 में तलाक हुई है, 1991 में बच्चा पैदा हुआ है। हस्बैंड रिमेन्ड अलाइव टिल द ईयर 2009, 2009 तक बंदा जिंदा रहा एंड इन हिज लाइफ टाइम नेवर चैलेंज्ड और डिसऑन्ड द पैटर्निटी ऑफ हिज सन। अब उसकी जिंदगी में जिस बंदे ने तलाक दी है, बच्चे का कभी कोई चैलेंज नहीं किया गया किसी अदालत में इसकी लेजिमेसी की बाबत। चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, अब देखें ना बच्चा कब पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ है जी इनकी, ये आप जो ऊपर ड्यूरेशन आ रही है, 1991 में बच्चा पैदा हुआ, 1992 में तलाक हो गई, 2009 तक बंदा जिंदा रहा। उसके बाद जो जदादों के अमूमी तौर मामलात आ जाते हैं तो हद से ज्यादा नफरत होती है पार्टीज में, वो यही प्ली ले लेते हैं कि ये बच्चा हमारा ही नहीं है, उसके वर्षा वगैरह अक्सर जो बाप की तरफ से होते हैं मरहूम के। Child born during continuance of a valid marriage and not earlier than the expiration of 6 lunar months, वही 6 महीने वाला, from the date of marriage or within 2 years after its dissolution, the mother remaining unmarried should be conclusive proof। डेफिनेशन पोर्शन conclusive proof, समझ गए हैं हर चीज को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग। अब नेक्स्ट देखें जी, स्लाइड तकरीबन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी हैं। अब 129 का ना जबानी कलामी सुन लें, हर चीज 129 के दायरे में बहुत हद तक देखी जाती है। शनाख्त परेड क्या है, ऑफिशियल एक्ट्स क्या होते हैं, इंतकालात वगैरह कैसे होते हैं, किन हालात में होते हैं, और जुडिशियल एक्ट्स वगैरह किन हालात में होते हैं, एक कम्प्लेक्स की बाबत बयान किया गया है, वो इंशाल्लाह ताला कभी सेपरेट उसको बयान करेंगे। कोर्ट में
क्या है 129 को? The justice of the court may presume the justice of any fact which it thinks likely to have happened, regard being had to the common course of natural events. अब जो फितरी है ना अक्ले सलीम, जिस चीज को मानती है अदालत ने उसे वेटेज देनी है। ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, इंसानी जो फितरी रवैया है इंसान का इन रिलेशन टू फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केस। अब 129 जी की आप लोग मिसालें सुन लें। अब किसी कोई बंदा है जी कब्जे में उसके पास मिसाल में स्टोलन गुड्स, सून आफ्टर द थेफ्ट इज ईदर द थीफ और हैज रिसीव्ड द गुड्स। अब देखें ना गांव में कोई चीज चोरी हो जाती है, अचानक किसी को शक पड़ता है किसी घर में वो चीज पड़ी है, इंसानी अक्ल सलीम क्या कहती है? खुद चोरी की है या चोरी की चीज वसूल की है। पहली मिसाल। दूसरी देखें, that an accomplice is unworthy of credit unless he has corroborated in material particulars। accomplice का नाम इंशाल्लाह ताला बाद में पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को नहीं बताता। सेपरेटली हमारा अलग क्वेश्चन बनता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड वाज एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड फॉर गुड कंसीडरेशन। अब बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो दिए गए हैं उनको कैश कराया, कोई ना कोई इंटेंशन बिहाइंड तो है ना, कोई मासूमाना सवाल तो नहीं कर सकता कि मुझे पता नहीं है। ये है। तो इसको देखते हैं डी को, that a thing or state of things which has been shown to be in the existence within a period shorter than that within such things or states of things usually cease to exist is still in existence। अमूमी तौर पर जनरली चीजें नजर आती हैं ना, उनके बारे में अक्ल सलीम क्या कहती है या नहीं है? ये सारा इंसान की जो बेहतरीन अक्ल सलीम है 129 उसी पर ही डील करता है। काफी मिसालें हैं ये हमारी। ऑफिशियल जुडिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड, वही जो हमने देखा कि 164 के बयान हुए हैं। खातून जो अक्सर 506 का इस्तगासा हो जाता है, जो इलोपमेंट के केसेस होते हैं, इलोपमेंट रन अवे मैरिज वाले, तो ये अटेस्टेड कापीज दे देते हैं कि जुडिशियल एक्ट्स हैं। और जो तहसीलदार वगैरह के पटवारी साहबान के जो ट्रांजैक्ट वो होते हैं डॉक्यूमेंट्स पर सरकार वगैरह वाले या किसी भी ऑफिसर के, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वगैरह काफी इसमें ना काफी बारीकियां आ जाती हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड कापीज हैं, अमूमी तौर पर समझा जाता है कि बामुताबिक कानून है। तो ये है जी हमारा तकरीबन 129। आप लोग इसको मजीद देख लीजिएगा। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। तो बहुत शुक्रिया, आज का काफ़ी लेंथी था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया कि बेहतरीन तरीके से पढ़ा लूँ, समझ लूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाह हाफिज़।